हेलो बच्चों, जैसे कि आपको पता ही है हमारा चैप्टर नंबर 4 चल रहा है फिजिक्स में, गतिमान आवेश और चुंबकत्व। ठीक है, इसके सिर्फ 2 टॉपिक रह गए हैं जो कि हम आज अभी इसी वीडियो में कवर करने वाले हैं। एक तो है वृत्ताकार धारावाही लूप या कुंडली की अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र। केंद्र पर तो हम निकाल ही चुके हैं, पहले ऑलरेडी याद है, केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र निकाल चुके हैं हम अपने पिछले पार्टों में। ठीक है, तो हमें अब कहाँ निकालनी, अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र। और दूसरा है साइक्लोट्रॉन। ठीक है, इन दोनों को देखते हैं बारी बारी। ठीक है, देखो पहला टॉपिक देखते हैं। ठीक है, हमारा टॉपिक है वृत्ताकार धारावाही कुंडली के अक्ष पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। लिख रहा हूं मैं यहां पे, देखिए वृत्ताकार धारावाही लूप अथवा कुंडली के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है बच्चों, ये देखेंगे हम, इंपॉर्टेंट है भाई ये भी। वृत्ताकार के लिए हम पहले ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि वृत्ताकार, तुम्हें याद होगा हमने ऐसे करके कराया था कि कोई कुंडली थी वृत्ताकार, इसके सेंटर पे यहाँ पर हमें मैग्नेटिक फील्ड मतलब चुंबकीय क्षेत्र निकालना था, तो वो निकल के आ गया था B = μ0 I/2R। अगर फेरों की संख्या दी थी, इसमें बहुत सारे फेरे थे, तो μ0 N I/2R। अगर आपने हमारी वो वीडियो ना देखी हो तो वो भी ज़रूर देखें। ठीक है, हम करा चुके हैं उसे भी। तो अब क्या है हमारा, अब क्या निकालना है, हम अब अक्ष पर निकालना है। मतलब अक्ष का मतलब होता है कहीं भी, जैसे ये मान लिया ये अक्ष है, यहाँ पर निकालिए। तो बस हम यही बात यहाँ पे पहले लिख रहे हैं, समझ तो गए वैसे अब। तो ये बात हम यहाँ पे फिजिक्स में, ये बहुत अच्छी बात है, जैसे थ्योरी दी होती है ऐसे लिखते रहते हैं। तो लिख रहे हैं भैया, माना कि एक आर त्रिज्या का वृत्ताकार लूप है जिसकी अक्ष पर x दूरी पर कोई बिंदु P है जिस पर हमें चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। ध्यान से बताइए, बात समझ में आ रही है? और वो बायो-सेवर्ट के नियम का इस्तेमाल करेंगे हम इसमें। ध्यान से समझिए, बहुत सिंपल सा है, आ जाएगा समझ बहुत आसानी से। तो हम यहाँ भी क्या करने जा रहे हैं, बिल्कुल ऐसे ही जैसे वहाँ पे वृत्ताकार बनाया था ऐसे ही यहाँ पे बनाने जा रहे हैं भैया। ये कोई क्या है, कुंडली है। ठीक है, ये लूप है। अब वहाँ पे केंद्र पे निकाला था, लेकिन यहाँ पे केंद्र पे नहीं निकालेंगे, हम कहाँ निकालने जा रहे हैं, एक्स अक्ष पर। कितनी दूरी पे है, एक्स। यहाँ कोई पॉइंट क्या मान लिया हमने, P। यहाँ पे बताइए। तो आप कहोगे इसकी रेडियस कितनी थी, R मानी है, कैपिटल, ये मान लीजिए। तो आपको याद होगा हमने इसके लिए निकाला तो बायो-सेवर्ट का इस्तेमाल किया था, छोटे छोटे इसके टुकड़े कर दिए थे, पाश कर दिए थे। तो ऐसे ही यहाँ पे अब भी मान लिया कि ये टुकड़ा है और इस टुकड़े का चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा। तो तुम्हें याद होगा इसका चुंबकीय क्षेत्र क्या था, इसका इस टुकड़े का, DB। बायो-सेवर्ट का नियम छोटे से लिए तो वैलिड था, वो यहाँ पे काम करा हमने, DB। ठीक है, ये निकालेंगे हम। तो हम यहाँ पे लिख देंगे, जब कुंडली में विद्युत धारा I प्रवाहित, समझ लो ऐसा करके कुंडली में धारा प्रवाहित हो रही है, ठीक है, की जाती है, तो उसके छोटे अवयव पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र किसके नियम से, बायो-सेवर्ट के नियम से। ठीक है, बायो-सेवर्ट का नियम क्या था, DB = μ0/4 पाई I डेल्टा L या DL sin θ/r²। यहाँ तक बताइए, बात समझ में आ रही है? लेकिन मैंने आपको पहले ही बताया था जब हमने प्रूफ कराया तब भी कि साइन थीटा मतलब थीटा की वैल्यू यहाँ पर 90 डिग्री हो जाती है।
थीटा की वैल्यू क्या हो जाती है 90 डिग्री। क्यों? थीटा जो होता है एल और आर के बीच की डिस्टेंस, वो सॉरी एंगल होता है। तो यहाँ पे लिख देंगे हम थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। और मैंने ये भी कहा था जहाँ भी वृत्ताकार की बात आती है तो समझ लो 90 का एंगल बनता है वृत्ताकार में। तो डी बी बराबर क्या आ जाएगा, ये याद रखना आपको अभी, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल। क्यों? क्योंकि साइन 90 की वैल्यू क्या होती है 1, ये तो हट गया इसका मतलब, अपॉन में क्या आया आर स्क्वायर। इक्वेशन 1, बस यहाँ तक बताओ, यहाँ तक बताइए। कोई परेशानी? यहाँ बिल्कुल ऐसे ही करा था हमने वृत्ताकार धारावाही लूप में केंद्र पर निकालने के लिए। इतना काम तो वहाँ भी ऐसे ही करा था, यहाँ भी ऐसे ही कर लिया। क्लियर? आगे बढ़े आप। हाँ भाई, अब हम कह रहे हैं हमें तो यार यहाँ पे निकालना है एक्स डिस्टेंस पे। हम कब कह रहे हैं कि यहाँ निकालो केंद्र पे, ये तो निकाल चुके हैं। तो मैं कहूँगा बिल्कुल निकाल लो यार, क्यों नहीं निकाल सकते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक हमने अगर ऐसे करके एक वेक्टर डाल दिया, यहाँ पर लाइन खींच दी, और जिसकी डिस्टेंस क्या है आर है, ठीक है। तो एक बात बताइए, किसकी वजह से आई है लाइन? इस छोटे से टुकड़े की। हम कह रहे हैं यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी क्या है, स्मॉल आर। तब चुंबकीय क्षेत्र बताइए। तो तुम कहोगे जब छोटे से टुकड़े की वजह से यहाँ भी चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा, छोटा होगा। बताइए छोटा होगा या नहीं। लेकिन यहाँ पे कोई ना कोई एंगल बनने आप इसके बीच, और एंगल को क्या मान लो यहाँ पे फाई। फाई क्यों मानना है? क्योंकि हम थीटा ऑलरेडी मान चुके हैं और इसकी वैल्यू भी लगा चुके हैं। यहाँ पे कुछ तो एंगल बनने हैं तो उसकी वैल्यू फाई मान लो, और कुछ भी मान सकते हो तुम, बीटा मान लो, गामा मान लो, तो फाई मान ले। क्लियर है? तो जहाँ पे एंगल फाई बन गया, जहाँ पर भी एंगल बनता है वहाँ पे 2 कंपोनेंट होते हैं। 2 कंपोनेंट मतलब 2 घटक होते हैं, एक क्षैतिज और एक ऊर्ध्वाधर। ठीक है। तो अब एक बात आ जाएगी, एक तो ये इधर हो जाएगा, एक इधर हो जाएगा, और एक ऐसे निकल जाएगा। तो अगर हम इसका वैल्यू देखें तो जब ये फाई है तो ये भी क्या होगा, फाई होगा। ठीक है। तो जब ये फाई, तो इसके साथ क्या आ जाएगा, डी बी कोस फाई। जहाँ पे एंगल आता है उसके साथ में कोस आता है, और दूसरे वाले के साथ में साइन। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका यहाँ पर डी बी साइन फाई। पता सही है? इसी टाइप से यहाँ पर भी ऐसी होगा, जब यहाँ एंगल फाई आया तो यहाँ पर भी फाई होगा। ठीक है। तो इसके साथ क्या आ जाएगा, डी बी कोस फाई, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, डी बी साइन फाई। तो ये तो दोनों इक्वल है ना। लेकिन ये दोनों इक्वल होने की वजह से और एक दूसरे के अपोजिट होने की वजह से डी बी कोस फाई, डी बी कोस फाई, ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। इनका कोई यहाँ पे रोल नहीं है। हमारा सिर्फ रोल क्या होगा, डी बी साइन फाई पे। और ये पॉइंट क्या माना था हमने, पी। ये पी यहाँ लिख दिया हमने। क्लियर है? ये क्या है, पी। वो हम ऊपर थ्योरी लिख चुके हैं। यहाँ बताइए, यहाँ तक समझ में आएगा? तो अब मैं कहूँ चुंबकीय क्षेत्र किसके इक्वल होगा, तुम कहोगे डी बी साइन फाई ले लो सर, और उसका समाकलन कर दो, टोटल निकल के आ जाएगा। अब बताओ क्लियर है? क्या कहा हमने, फिर दोबारा सुन लो कि आर त्रिज्या का हमने ये ले लिया, हमें इसकी अक्ष पर निकालना, तो अक्ष यहीं से तो लेंगे, इसे चाहे ओ कह दो, सेंटर कह दो, सी कह दो, ओ कह दो, एक्स दूरी पर, बिंदु पी पर। हमने कहा यार छोटा सा जो टुकड़ा है इससे इतनी दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र इतना होगा, डीबी। कितना होगा, डीबी। तो तुम बोले जब हमने ये लाइन खींची तो सर एंगल भी तो आ गया, और जहाँ पर एंगल आता है वहाँ 2 घटक बन जाते हैं, एक आता है कोस और एक होता है साइन। ठीक है। जहाँ पे एंगल आता है उसके बराबर में आता है हमेशा कोस। चाहिए मैं सोच रहा हूँ वर्टिकल है साइन आना चाहिए, मैं हमेशा ये बात याद दिलाता हूँ बच्चों को। बच्चे हमेशा ये सोचते हैं वर्टिकल में साइन आता है। हम कह रहे हैं हम गलत थोड़ी कह रहा हो तुम, भैया सही है, लेकिन कन्फ्यूज हो जाओगे। हम ये कहते हैं तुम इससे याद रखा करो, जहाँ पे भी कोण आता है जिस भुजा के साथ में, तो उसके साथ में कोस आता है, बात खत्म। और जो दूसरी भुजा बचती है जहाँ पे एंगल नहीं आया वहाँ पे साइन आता है। इसे वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल को यहाँ पे भूल जाया करो। ठीक है। यहाँ तक बताओ सही है? तो इसकी वजह से फाई डी बी कोस फाई, और यहाँ पर आ गया डी बी साइन फाई। इसकी वजह से इस वाली लाइन में क्या आ गया, डी बी कोस फाई, तो इधर क्या आ गया, डी बी साइन फाई। डी बी कोस फाई और डी बी कोस फाई एक दूसरे के विपरीत होने की वजह से देखो, एक इधर एक इधर, क्या कर देंगे, कैंसिल। इनकी वैल्यू हो गई बेकार। अब इनमें से हम एक ले लेंगे। ठीक है। तो मैं ये चाहता हूँ पहले अब ये डायग्राम बना लो, कंप्लीट हो गया है डायग्राम। ठीक है। और ये थ्योरी लिख लो, करिए। ठीक है, नोट कर लिया आपने। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फिर भी। क्या आया हमारा, बी की वैल्यू क्या आई है, डेल्टा बी डी बी की म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल अपॉन आर स्क्वायर। इक्वेशन 1, इसी तो कहा हमने, है ना, इक्वेशन 1 आपने वहाँ तक नोट कर लिया होगा। अब हम आ गए यहाँ पर, ये बात यहाँ लिख देंगे, बिंदु पी पर, और थोड़ा ऊपर से लिख लूँ, बिंदु पी पर कुल चुंबकीय क्षेत्र। ये थ्योरी में जिक्र नहीं करते इन बातों का, ठीक है, कि क्षैतिज घटक, ऊर्ध्वाधर घटक। आपको यहाँ पे लिखना है बिंदु पी पर कुल चुंबकीय क्षेत्र, तो उसे क्या कहेंगे हम, बी। समाकलन होगा डी बी साइन फाई। बात समझ में आई? समाकलन का मतलब ये होता है किसी भी चीज़ का बड़ा करना, पूरा का निकालना। हम क्या करते हैं, दोनों तरफ समाकलन कर देते हैं। कभी आप ये सोचो यहाँ पे से क्या हुआ, तो यहाँ से समाकलन करा तो डी बी का क्या आ गया, बी। ये मतलब था। क्लियर? अब मैं बोलूँ डी बी की वैल्यू कहाँ से, समीकरण 1 से। तो जो dB की वैल्यू है वो यहाँ पे रख दें उठा के, क्या है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई
डी एल अपॉन आर स्क्वायर इंटू साइन फाई। यहाँ तक बताइए, क्लियर है। अब मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ साइन फाई की वैल्यू क्या होगी अगर मैं यहाँ से निकलवाऊँ, तो आप कहोगे साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कण। क्या होता है साइन थीटा बराबर लंब बटे कण। तो लंब क्या है यहाँ पर, लंब। देखो कोण जो बनता है हमेशा कण और आधार के बीच बनता है, इसमें एक कोण, एक ये कण है और ये आधार है, तो लंब यही तो होगा आर। तो आप कहोगे सीधा पर आर लिख दो लंब, और कण क्या है यहाँ पर आर। तो इसका मतलब साइन फाई बराबर क्या आ गया, कैपिटल आर अपॉन स्मॉल आर। क्लियर है। तो यहाँ लिख दूँ, देखो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल अपॉन आर स्क्वायर। साइन फाई की वैल्यू क्या लगा दी मैंने, कैपिटल आर अपॉन स्मॉल आर। और हम जिसका समाकलन करते हैं वो समाकलन इधर रहने देते हैं, समाकलन ये जो चिन्ह है किसका समाकलन का चिन्ह होता है, और बाकी चीज़ें बाहर ले लेते हैं। तो बताइए क्या क्या बाहर ले लें, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई बिल्कुल सही है, और आई बिल्कुल सही है, कैपिटल आर बिल्कुल, और अपॉन में आर स्क्वायर ये है, आर ये है, तो आर का क्या हो जाएगा क्यूब, और क्या बचा डी एल। क्या तक बताइए सही है। अब मैं बोलूँ डी एल क्या है, तो आपको कहे छोटी सी दूरी थी तो थी डी एल, ये क्या थी डी एल। बताओ, सॉरी इसे डी भी लिख देता हमने, यहाँ पे क्या लिखना है तुम्हें डी एल, ये छोटी सी दूरी क्या है डी एल। अब मैं कहूँ अगर मुझे पूरी निकालनी हो, देखो फिर मैं ये बता रहा हूँ समाकलन का मतलब क्या था पूरे के लिए, तो तुम कहोगे सर डी एल प्लस डी एल प्लस डी एल प्लस डी एल सबको जोड़ते चले जाओ। तो मैं बोलूँगा ये क्या मिल गया हमें, तो तुम कहोगे परिधि मिल गई, और परिधि क्या होती है 2 पाई आर। याद है आपको ये बात, क्या होती है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई आर अपॉन आर की क्यूब, और 2 पाई आर परिधि वही तो लोगे, आर कैपिटल आर ही तो लोगे, इसकी तो त्रिज्या आर है, तो इसकी परिधि क्या होगी 2 पाई आर। बताइए क्लियर है। पाई से पाई कैंसल, 2 से 4 को काट दिया तो यह आया, तो हमारा फॉर्मूला क्या आया म्यू नॉट आई, और ये क्या हो गया आर ये है, आर ये है, आर स्क्वायर अपॉन में 2 ये है, आर की क्यू है 2 आर की क्यू। यहाँ तक बताइए समझ में आई बात यहाँ तक चुंबकीय क्षेत्र की। लेकिन अभी प्रूफ नहीं हुआ है, अभी थोड़ा सा और देखो। ये बताइए तो नोट कर ही लोगे कहाँ से आया, सही है। मैं इधर करा देता हूँ, ये साफ करता हूँ। सुनो भाई अब ध्यान से, मैं बोलूँ ये आर जो है इसकी वैल्यू अगर मैं यहाँ से निकालना चाहूँ तो कैसे निकालोगे इस आर की वैल्यू, क्योंकि हमें तो एक्सिस पर निकालनी थी, एक्स का तो नाम भी ना आ रहा भाई, इस फॉर्मूला एक्स का नाम आ रहा है, और हम कह रहे हैं एक्स दूरी पर हमें बिंदु पी पर चुंबकीय क्षेत्र निकालना है, तो एक्स तो आया ही ना है। अब क्या करूँ ऐसा, तो तुम कहोगे सर इस वाले आर की वैल्यू निकाल लो। तो आर की वैल्यू कैसे निकलेगी, पाइथागोरस प्रमेय से। क्या होती है पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो कण क्या है यहाँ पे, मैंने कण लिख दिया सॉरी, कण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो आर बराबर क्या आ गया अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। या अंडर रूट अगर ना चढ़ाता मैं तो इसे ऐसा नहीं लिख सकते भाई, अंडर रूट का मतलब ये होता है 1/2। लो भैया आ गया, आर की जगह पे क्या लिख सकता हूँ मैं, ये पावर 1/2, 3 पहले से है तो 3/2 ना हो जाएगा। तो बी बराबर आ गया म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन 2, इसकी वैल्यू क्या आ गई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। आपको ये याद रखनी है, इंपॉर्टेंट है। न्यूमेरिकल भी आ जाता है इसमें, 3 नंबर से कम 3 नंबर का आता है न्यूमेरिकल। यदि अब वो अलग बात है अगर फेरों की संख्या दे दे n, तो हम यहाँ पे n से मल्टीप्लाई ना कर देंगे। यदि फेरों की संख्या n हो तब तो क्या करेंगे भैया, हम n से मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या आ जाएगा b इजिकल टू म्यू नॉट एन आई आर स्क्वायर अपॉन 2 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। याद होना चाहिए, अगर n देगा तो ये लगा दो, ना दे तो ये याद रख लो बस। आप n देगा तो n से मल्टीप्लाई करनी हो तो ये आ गया। ठीक है, बताइए बात समझ में आ गया। क्या कहा था इसमें उसने, वृत्ताकार धारावाही क्या है कुंडली, इसकी अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र निकालिए। तो अक्ष किसे कहते हैं, ऐसे तो जाते हैं एक्सिस, ठीक है, इस एक्सिस पर। तो हमने मान लिया कि एक्स दूरी पर कोई बिंदु पी है जहां हमें चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। अब हम आके यहाँ पे रुक गए कि चुंबकीय क्षेत्र आएगा कैसे भाई, तो हमने याद आया हमें बायो-सेवर्ट का नियम, हमने छोटे से टुकड़े के लिए क्या लिया था चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है, बायो-सेवर्ट का नियम इस्तेमाल करके ये लगाया था। यहाँ पे साइन थीटा आ गया था, लेकिन एंगल कितना है 90, साइन 90 की वैल्यू 1 हो गई थी, तो ये आ गया था समीकरण 1। अब हम बोले यहाँ पे बताइए, तो हमने यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र इसकी वजह से देखा, तो जब डी एल है छोटी सी दूरी है तो इसके लिए चुंबकीय क्षेत्र भी आएगा छोटा आएगा डी। लेकिन हमने देखा यहाँ लाइन खींच के तो एंगल आ रहा था कोई फाई, तो यहाँ पे 2 घटक बन गए डी बी कॉस फाई
dB साइन फाई, dB कोस फाई, dB साइन फाई। तो dB कोस फाई ने इस वाले dB कोस फाई को एक दूसरे को काट दिया। अब बचा हमारे पास dB साइन फाई। तो चुंबकीय क्षेत्र जो होगा वो क्या होगा, B समाकलन dB साइन फाई। तो dB की वैल्यू समीकरण 1 से हमने ये वाली पूरी की पूरी यहाँ रख दी। साइन फाई की वैल्यू बताई हमने तुम्हें, साइन थीटा बराबर क्या था, लंब बटे कण, आर बटे कण क्या है, स्मॉल आर। तो साइन फाई की जगह पे लिख दिया स्मॉल कैपिटल आर बटे स्मॉल आर। तो आर और आर स्क्वायर क्या हो गया, आर की क्यूब, और म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई आर सब बाहर को ले लिया। तो डीएल में बोलूँ, डीएल क्या है, तुम बोले छोटी सी दूरी है। तो इसी टाइप से बार बार जोड़ते चले गए हम, तो क्या बन गई परिधि। परिधि क्या होती है, 2 पाई आर, पाई से पाई कैंसिल, 2 से 4 को काट दिया, 2 दूनी 4, तो ऊपर बचा म्यू नॉट आई आर, यह है आर, यह है आर स्क्वायर अपॉन में 2 आर की क्यूब। अब हम बोले यार हमें एक्स एक्सिस पर चाहिए थी और वो यहाँ पे दिख नहीं रही, तो क्या करें उसके लिए। तो क्या करा हमने, आर की वैल्यू क्या होती है, पाइथागोरस प्रमेय से कण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, आर बराबर ये निकाल लिया। तो इस आर की जगह पर हमने क्या लगा दी, ये तो 3 पावर पहले से थी तो 3/2 हो गई। यदि फेरों की संख्या n हो तो यह हो गई। तो मैं चाहता हूँ इसे आप याद रखें, वैसे भी न्यूमेरिकल की वजह से भी, ठीक है। वैसे इंपॉर्टेंट था ये, फॉर्मूला प्रूफ कराने को भी आ जाता है और नहीं तो न्यूमेरिकल आ जाता है इस पर, ठीक है। तो क्लियर है, समझ में आ गया आपको, नोट कर लीजिए। हमारा टॉपिक है बच्चों साइक्लोट्रॉन, लिख रहा हूं साइक्लोट्रॉन। क्या होता है, पहले जैसा कि हम चलते ही हैं कि पहले समझाते हैं फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। साइक्लोट्रॉन का मतलब समझिए है क्या है, ठीक है। मैंने आपको वन डे ग्राफ जनित्र भी पढ़ाया था, ठीक है, हम उस पर वीडियो बना चुके हैं। अगर आपने ना देखी हो तो प्लीज़ वो भी ज़रूर देखिए। मैंने उसका उपयोग भी बताया था कि जो डॉक्टर एक्सरे करते हैं उसमें उसे 20 से 25 हज़ार वोल्टेज की ज़रूरत पड़ती है। तो अब वो कहाँ से लाएंगे, हमारे घरों में तो लाइट 220-250 वोल्टेज आती है। तो उसके लिए वन डे ग्राफ जनित्र लगा हुआ होता है, ठीक है, एक्सरे मशीन में, जिसकी वजह से वो इतने वोल्टेज बना लेता है वन डे ग्राफ जनित्र। क्लियर। तो वन डे ग्राफ जनित्र में क्या हुआ था, इलेक्ट्रॉनों को त्वरित किया गया था, इलेक्ट्रॉनों को बहुत तेज़ी से भगाया गया था। इलेक्ट्रॉनों को बहुत तेज़ी से, त्वरित का मतलब होता है एक्सेलरेट करना, बहुत तेज़ी से आगे बढ़ाना, ठीक है, जिसकी वजह से वोल्टेज इतने हाई फाई मिल गए थे। क्लियर है, वन डे ग्राफ जनित्र की बात समझ में आ गई। साइक्लोट्रॉन ठीक उसका उल्टा नहीं कह रहा है, इसे भी त्वरित करेंगे, लेकिन बस उसका उल्टा क्यों कहना चाह रहा हूं मैं, क्योंकि वहां पे हमने इलेक्ट्रॉनों को त्वरित किया था। इलेक्ट्रॉन कैसे होते हैं, नेगेटिव चार्ज को, मतलब ऋणात्मक को, यहाँ पे हम पॉजिटिव मतलब धनात्मक को त्वरित करेंगे। धनात्मक कण, जैसे कि तुम कहोगे क्या क्या, प्रोटॉन, ड्यूट्रॉन या धनायन, इन्हें हम क्या करेंगे, त्वरित मतलब बहुत तेजी से आगे बढ़ाएंगे, और इसमें भी हम लगभग 10⁵ विभवांतर विभवांतर उत्पन्न करेंगे। अब तुम कहोगे तो फिर इसका यूज क्या है, उसका यूज क्या बताया अभी मैंने, एक्सरे वाला। वैसे बहुत जगह इस्तेमाल होता है मगर सिंपल है, हर कोई जानता है एक्सरे मशीन, कि भाई एक्सरे करवाने गए थे डॉक्टर के पास, समझ गए। इसलिए इसका क्या यूज़ है, इसमें तुमने देखा होगा जहाँ पे बिजली बनाई जाती है, न्यूक्लियर रिएक्टर होते हैं जहाँ पर, ठीक है, वहाँ पे नाभिक के विखंडन कराया था, न्यूक्लियर फिजन जब कराया जाता है तो वहाँ पे इन चीज़ों को, जो धनावेशित कण है, इन्हें क्या किया जाता है, त्वरित किया जाता है, बहुत पावर से, बहुत हाई फाई एनर्जी देकर, ठीक है, बहुत ऊर्जा। तो वहाँ पे हमें इसकी ज़रूरत पड़ती है साइक्लोट्रॉन की, समझ में आ गया। जहाँ पे बिजली बनाई जाती है वहाँ पे कौन सी रिएक्शन होती है, नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय सलने, हम ये सेकंड वॉल्यूम में भी पढ़ेंगे 12th के, ठीक है। नाभिकीय विखंडन होती है, नाभिकीय विखंडन के लिए साइक्लोट्रॉन की ज़रूरत होती है, नाभिकीय विखंडन के लिए साइक्लोट्रॉन की ज़रूरत होती है। क्लियर है, क्या करता है, धन आवेशित कणों को त्वरित करता है, धन आवेशित कणों को त्वरित करता है। तो हम यही बात यहाँ पे लिख रहे हैं, ठीक है। साइक्लोट्रॉन वह उपकरण है जो कि धन आवेशित कणों, ब्रैकेट में ऐसे लिख देता हूं मैं, जैसे प्रोटॉन तथा ड्यूट्रॉन को त्वरित कर देता है, ठीक है। लिख भी रहा हूं यहां पे इसका उपयोग कृत्रिम नाभिकीय विखंडन में किया जाता है। ये बताइए, बात समझ में आ गई। अब नेक्स्ट लिखें आगे, नेक्स्ट हेडिंग आता है इसे सिद्धांत। सिद्धांत क्या है भाई,
तो इसमें जो होता है साइक्लोट्रॉन में चुंबकीय क्षेत्र भी बहुत ज़बरदस्त होता है और वैद्युत क्षेत्र भी। चुंबकीय क्षेत्र से हम धनावेशित कणों, जैसे अभी हमने प्रोटॉन न्यूट्रॉन की बात की है, धनावेशित कणों को क्या करते हैं, बार बार वैद्युत क्षेत्र में भेजते हैं बार बार, और वो ऐसे घूमते रहते हैं। अभी डायग्राम बनाऊंगा उससे समझ जाओगे, और आगे बढ़ाते रहते जब तक कि उसकी क्या हो, स्पीड बहुत तेज ना हो जाए। स्पीड तेज कैसे होती है ये सब हम इसमें समझाएंगे। ठीक है, तो यह बात हम यहाँ पर लिखने जा रहे हैं। ठीक है, क्या कहेंगे हम इसमें, धन आवेशित कणों को चुंबकीय क्षेत्र की सहायता से बार बार वैद्युत क्षेत्र में से गुजारा जाता है, और ऐसा करने पर इलेक्ट्रॉन बहुत अधिक त्वरित हो जाता है, अर्थात उसकी ऊर्जा बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। ठीक है, यहाँ तक बताइए, बात समझ में आ गई। क्या करेंगे हम, चुंबकीय क्षेत्र से बार बार धन आवेशित कणों को वैद्युत क्षेत्र में भेजे जाएंगे, और वो वैद्युत क्षेत्र में क्या करेगा, ऐसे ऐसे घूमता रहेगा बहुत तेज़ी से, और उसकी त्रिज्या बड़ी होती रहेगी, बड़ी होती रहेगी, बड़ी होती रहेगी। जैसे त्रिज्या बड़ी हो रही है, उसकी वेलोसिटी क्या हो रही है, लगातार लगातार बढ़ रही है, बढ़ रही है, बढ़ रही है। क्यों, त्रिज्या ज़्यादा, ठीक है, तो वेलोसिटी मतलब त्रिज्या लगातार बढ़ रही है, जिसकी वजह से वेलोसिटी भी बढ़ रही है। v इजिकल टू क्या होता है, आर ओमेगा। आर बढ़ेगा, ठीक है, आर बढ़ेगा तो v भी बढ़ेगा, v इजिकल टू आर ओमेगा। जब आर बढ़ रहा है तो v बढ़ेगा, और जब v बढ़ेगा तो बहुत ज़्यादा स्पीड आ जाती है, उसके अंदर त्वरित हो जाते हैं वो। ठीक है, यहाँ तक बताइए। अब क्या आएगी हमारा इसका नेक्स्ट टॉपिक, संरचना। ठीक, अब हम देख रहे हैं संरचना। साफ कर दीजिए, हाँ नोट कर लीजिए, है ना भाई, नोट करो। ठीक है, हमारा क्या है अब, संरचना लिख रहा हूं। संरचना का नाम आते ही क्या आता है हमारे माइंड में, डायग्राम। ठीक है, कि डायग्राम की बारी आ गई भाई, तो बना रहे हैं भैया। तो संरचना देखो, डायग्राम ऐसा होता है जैसे डी नहीं बनता, डी ऐसे, तो इस शेप का होता है। ठीक है, डी की तरह दो खंड ले लिए जाते हैं, डी की तरह। तो मैं यहाँ पे बना रहा हूँ इस टाइप से, देखो एक ये और ये, इतना गैप रखा जाता है बस, ज़्यादा नहीं, पास पास। एक डी इधर बना दो, डी नहीं बन गया है, एक डी ऐसे बना दो। तो मुझसे बनाना है ये, किससे बनाओगे, प्रकार से, समझ गए, तो सही बनेगा, मतलब बराबर बराबर। डी ले लिए, उसके बाद यहाँ पर क्या लगा देते हैं, एक हाई टेंशन की बैटरी लगा देते हैं, मतलब सॉरी बैटरी ना कह के क्या कहना चाहिए, प्रत्यावर्ती वोल्टेज। ठीक, क्या लगाते हैं यहाँ पे, उच्च आवृत्ति का प्रत्यावर्ती वोल्टेज। ठीक है, प्रत्यावर्ती मतलब ऐसी वोल्टेज लगा देते हैं। उसके बाद क्या होता है, इसे ये इन्हें डीज बोलते हैं, क्या बोलते हैं इन्हें, डीज। इसे कहते हैं D1 और इसे कह देते हैं D2। जिस कण को हमें त्वरित कराना होता है, धनावेशित कण को, समझ गए, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, उसे हम यहाँ पे सेंटर पे रख देते हैं, क्या कह दिया इसे, S। ठीक है, S होता है पार्टिकल, और ये क्या करता है, ऐसे घूमता रहेगा ऐसे, इसे हम ऐसे करके बना देते हैं ऐसे। तो क्या करेगा, ऐसे घूमेगा ऐसा। ये बताओ, इसकी त्रिज्या ना बढ़ रही लगातार, देखते रहना इसे ऐसा, मिलाना मत बिल्कुल भी। ये और यहाँ पर आने के बाद जब त्रिज्या बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो जाहिर सी बात है निकल जाएगा, यहाँ से टकराएगा और यहाँ से क्या होगा, निकल गया। कैसे, ऐसे घुमा दो चाहे या ऐसे घुमा दो, समझ रहे हो मेरी बात। तो यही क्या है हमारा
साइक्लोट्रॉन ऐसे वर्क करता है। यही बात हम पहले सिद्धांत में लिख रहे हैं, फिर कार्यविधि में ये बात समझा देंगे, इसकी आवृत्ति निकाल देंगे, पॉइंट हमारा क्लियर हो जाएगा। क्लियर है? तो क्या लिखेंगे हम इसमें, डी आकार के दो खंड D1 व D2 होते हैं, जिनको डीज कहते हैं। बराबर सही है बात, ये बात ठीक है। इनके साथ एक उच्च, मार्कर थोड़ा हल्का हो गया, दूसरा चेंज कर लो, आवृत्ति, ठीक है, इनके साथ है कुछ आवृत्ति का प्रत्यावर्ती वोल्टेज लगा दिया जाता है। ठीक है, अब किसके बारे में लिखना है हमें, इसके है। ठीक है, दूसरा मार्कर, तो क्या करेंगे फिर, एस लगा दिया। एस एक धन आवेशित, क्या है, एस एक धन आवेशित कण जैसे प्रोटॉन या न्यूट्रॉन है, जिसको हमें त्वरित करना है। इसको हम डीज के केंद्र पर रख देते हैं और इससे हम 10⁵ वोल्ट तक का विभवांतर प्राप्त कर लेते हैं। मैं चाहता हूं आप ये भी नोट कर लीजिए, डायग्राम बना लीजिए और ये नोट कर लीजिए, करिए। ठीक, कर लिया होगा। अब हमारा टॉपिक क्या होगा इससे अगला, कार्यविधि। क्लियर है, समझ में आ गई बात। संरचना में वही करते हैं जो हमें दिखाई देता है। कार्यविधि क्या करेंगे भैया, कार्यविधि में हमें दो चीजें करनी है। साइक्लोट्रॉन का आवर्तकाल पता होना चाहिए हमें, और क्या पता होना चाहिए हमें, आवृत्ति, बस ये निकालनी होती है। तो देखते हैं भाई कैसे करेंगे। क्या लिख रहे हैं हम, कार्यविधि, यदि ये जो कण था इसका वेग क्या हो जाए, v हो जाए, जो निकल गया है ना, कितनी वेग से, वेलोसिटी v से। यदि कण का वेग v हो और वृत्ताकार पथ की त्रिज्या r हो, तब उस पर लगने वाला अभिकेंद्र बल, कहाँ से बल प्राप्त होता है, चुंबकीय बल से। ये हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं, अभिकेंद्र बल mv²/r, और वो किसी दूसरे बल से हमेशा प्राप्त होता है, ये स्वयं नहीं बनता, याद है। बल चुंबकीय बल से प्राप्त होता है। अतः चुंबकीय बल क्या होता है, QVB = अभिकेंद्र बल क्या होता है, mv²/r, इससे ये कैंसिल हो गया। ठीक है, तो QB = क्या बचता है, r इधर को इधर ले जाते हैं तो mv/QB, याद है, आप पहले भी कर चुके हो। अगर मैं यहाँ पर, बस हम यहाँ पे क्या करेंगे, अगर मैं यहाँ पर v की वैल्यू पूछ लूँ तुमसे, ठीक है, वैसे r में ही रहने दो, इससे ही प्रूफ कर देंगे हम। यहाँ तक बताइए बात समझ में आ गई या नहीं। क्या कहा था मैंने कि इसमें हमें निकालना है आवर्तकाल इसका और आवृत्ति साइक्लोट्रॉन की। तो आवर्तकाल किसे कहते हैं ये भी तुम पता होगा, एक चक्कर में लगा समय क्या कहलाता है, आवर्तकाल कहलाता है। जो ये इलेक्ट्रॉन था, वो सॉरी प्रोटॉन या न्यूट्रॉन था, इसने पूरा एक चक्कर कंप्लीट कर दिया, तो उसमें जितना टाइम लगा वो आवर्तकाल है, तो वो निकालने जा रहा हूँ मैं। ठीक है, इसे साफ कर दूँ अब, इसे आपने बना तो लिया ही। ठीक है, लिख रहे हैं, यदि
धन आवेशित कण का आवर्तकाल t हो तब। तो t बराबर क्या होता है भाई, पढ़ा होगा है 2πr/v, पढ़ा है। कहाँ से आया, अगर आप कहोगे कहाँ से आ गया सर हमें ना पता, हमने ना पढ़ा, तो हम कहते हैं v बराबर क्या होता है r ओमेगा। तो v इजिकल टू r ओमेगा की जहाँ पे क्या लगा देते हैं 2π/t, t को इधर ले गया मैं तो 2πr/t ना आ गया, ये ना आ गया निकल गया। ये मैंने कहा था कभी मत भूलना v इजिकल टू r ओमेगा, ठीक है। मतलब समझ में आ रही बात, v इजिकल टू r ओमेगा हर जगह इस्तेमाल हो जाता है, कहीं भी इस्तेमाल हो जाता है इसका। v इजिकल टू r ओमेगा, v क्या होता है लीनियर वेलोसिटी, ओमेगा क्या होता है एंगुलर वेलोसिटी, मतलब रेखीय चाल और ये कोणीय चाल, r क्या है त्रिज्या है, तो इनमें संबंध है। और ओमेगा बराबर क्या होता है 2π/t, t क्या होता है यहाँ पे आवर्तकाल। आवर्तकाल किसे कहते हैं, एक चक्कर में लगा समय क्या कहलाता है आवर्तकाल। तो t को इधर लेगा, v इधर, क्लियर है यहाँ तक। अब ये r की वैल्यू उठाओ यहाँ पे लगा दो, आवर्तकाल आ जाएगा, और जब आवर्तकाल आ जाएगा उसका उल्टा कर दो तो क्या आ जाएगी, आवृत्ति आ जाएगी, क्लियर। तो करते हैं भाई, क्या लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे, समीकरण 1 से। तो t इजिकल टू 2πr, r की वैल्यू क्या है mv/qb, ऐसा कहोगे बटे में आ जाएगा qb, और अपॉन में क्या चल रहा है यहाँ पे v, तो v से v कैंसिल, तो t बराबर क्या आ गया हमारा 2πm/qb। याद रखना आपको, इसमें न्यूमेरिकल भी आ जाता है साइक्लोट्रॉन के आवर्तकाल पे, इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है साइक्लोट्रॉन की आवृत्ति, उस पर सबसे ज़्यादा न्यूमेरिकल आ जाते हैं। तो यदि क्या बोलते हैं उसे, साइक्लोट्रॉन की आवृत्ति f हो तब, तो f बराबर क्या पढ़ते हैं हम, f बराबर 1/t। तो खुद ही बताओ मुझे, जब मैं t की वैल्यू ये वाली वैल्यू t की यहाँ पे रखूंगा तो जो चीज़ बटे में है बटे के बटे ऊपर चली जाएगी, मतलब उल्टा ही हो जाएगा, t का उल्टा ही तो हुआ हुआ है, f क्या है t का उल्टा होता है, तो यहाँ भी उल्टा कर दो, q भी ऊपर ले जाओ, 2πm को नीचे लिख दो, हो गई भैया आवृत्ति। तो इम्पोर्टेंट है भाई ये भी साइक्लोट्रॉन। अब बता दिए समझ में आया है नहीं। अगर कहीं भी कन्फ्यूज़न हो तो आपको क्या करना है, दोबारा से इसे रिपीट करनी है वीडियो को, फिर देखना है, ठीक है। बस आपसे मेरी इतनी रिक्वेस्ट है, अगर मेरा चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ ज़रूर कर दीजिए, और बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि टाइम टू टाइम आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे जैसे जैसे मैं वीडियो अपलोड करता रहूँ। हमारा ये वाला चैप्टर यहीं पर कंप्लीट हो गया है, ठीक है। थैंक यू।